हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में बच्चे लोग हम बात करने वाले हैं अपनी वर्कशीट नंबर 14 पर, जो आपकी 6 अगस्त की आई हुई है। तो किसी वजह से मैं ये वर्कशीट पर वीडियो 6 तारीख को नहीं बना पाई थी, तो आज बना रही हूँ। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। वही है जो हम करते चले आ रहे हैं, थोड़ा और कंटिन्यूएशन में और कुछ जानेंगे नया इसके बारे में। तो क्या जानने वाले हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं हमने एक जनरल सेंस में देखा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अब लेकिन ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये कई प्रकार की हो सकती है। तो कौन कौन से प्रकार उनके हो सकते हैं, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटे तौर पे हम बात करें कि मेनली कितने तरह की हमको अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी, तो ये होती हैं 5 तरह की: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। तो एक एक करके आइए हम इन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो अभिक्रिया है वह है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का क्या अर्थ होता है? जुड़ना, योजन, है ना। संयोजन, कुछ चीज़ें आपस में जुड़ेंगी तो हम उसको संयोजन बुलाते हैं। संयोजन तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कुछ पदार्थ जुड़कर नया पदार्थ बनाएंगे, उसको हम बुलाएंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि उदाहरण में हमको नज़र आ रहा है, देखिए मान लेते हैं 2 पदार्थ है, एक पदार्थ है हमारा A, दूसरा पदार्थ है B, दोनों मिलकर बन गए AB, यानी कुछ नया बन गया। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट दूसरी है इसी की ठीक उल्टी, वियोजन। अगर संयोजन का अर्थ जुड़ना होता है तो वियोजन का अर्थ क्या होगा? वियोजन का अर्थ है टूटना। तो अब मान लीजिए ये जो मैंने पदार्थ, नया पदार्थ हमारा बना था, यौगिक कह सकते हैं हम इसको। ये जो यौगिक हमारा बना है AB, इसी AB को हमने तोड़ना है। तो ये तोड़ के कुछ ऐसे पदार्थ देगा जिनसे मिलकर ये बना हुआ था। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में, ऊपर वाले समीकरण में हमने देखा था A और B मिलकर AB का निर्माण कर रहे थे। तो AB टूटेगा तो A और B वापस से दे सकता है। तो ठीक वही कार्य यहाँ पर भी हुआ, AB टूटा तो A और B बन गया। तो हमने क्या देखा, समीकरण में एक पदार्थ टूटा है तो पदार्थ के टूटने से 2 नए पदार्थ बन गए हैं। तो ये हो गया वियोजन, और अभिक्रिया के जरिए हुआ है तो वियोजन अभिक्रिया हुई। आइए तीसरी प्रकार की अभिक्रिया पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी कि ट्रांसफ़र, शिफ्ट होना, जगह बदलना। जैसे मान लें आपके स्कूल में एक डेस्क ये है, एक डेस्क ये है। आपकी फ्रेंड का नाम बोल देते हैं हम A और आपका नाम है B। इन डेस्क्स पर बैठे हैं एक दिन, मान लीजिए आज 6 तारीख की वर्कशीट बन रही है, वीडियो बन रही है तो 6 तारीख की बात है। लेकिन 7 तारीख को क्या कर देते हैं, ये दोनों अपनी सीट को इंटरचेंज कर लेते हैं। B वाली गर्ल जो आपकी फ्रेंड है, B कहती है कि मैं इस डेस्क पे बैठूंगी, तो A को क्या करना पड़ेगा? A कहेगी ठीक है तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। अब देखा दोनों की जगह बदल गई, दोनों ने जगह बदल ली, तो ये हुआ विस्थापन। आप दोनों में विस्थापन हुआ, जगह बदली। तो इसी तरह अभिक्रियाओं में भी देखा जाता है। देखो A और B जुड़े हुए थे, पहले साथ में थे। मान लो A डेस्क है, उस पर B बैठा हुआ है और C डेस्क खाली पड़ा है। तो C डेस्क जो C है, तो उसको हम डेस्क नहीं समझते, चलो तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो B डेस्क है, एक सेकेंड देखिए, ये देखिए हम मान लेते हैं, देखो अलग कौन हो रहा है? B, और पहले और यहाँ पे अलग था C। तो C और B को हम डेस्क मान लेते हैं, यानी एक डेस्क है B, एक डेस्क है C। एक बच्ची है आप में से ही कोई जो पहले तो B डेस्क पर बैठी थी, तो A भी था, फिर C खाली पड़ा था, तो B क्या हुई? उठ के चली गई C के पास। तो वो जब C के पास चली गई तो B खाली हो गया, देख रहे हैं। तो A का विस्थापन हुआ, A विस्थापित हो गया, A की जगह बदल गई। तो इस तरह से जो अभिक्रिया होती है, कई अभिक्रियाओं में ऐसा होता है। जैसे अब ये एक पदार्थ है जिसका नाम AB था, एक पदार्थ जो C है, ये दोनों ने साथ में अभिक्रिया करी और क्या हुआ? C ने AB से B को अलग बुला लिया अपने पास।
और अपने पास जोड़ के AC बना लिया, सॉरी B को नहीं बुलाया, A को बुलाया क्योंकि हमारा AC बन रहा है। A को अलग बुला लिया और AC बना दिया। फिर क्या हुआ, B तो अकेला रह गया ना, B अकेला रह गया। तो इस तरह से भी अभिक्रिया हो सकती है। ऐसी अभिक्रिया अगर होती है तो हम क्या कहेंगे, देख रहे हैं एक पदार्थ का विस्थापन हुआ है, किसका, A का विस्थापन हुआ है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। इसी तरह से एक और विस्थापन अभिक्रिया होती है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, देखिए यहाँ ये एक यौगिक है AB, दूसरा यौगिक है CD। अब ABCD दोनों मिलकर दो पदार्थों से मिलकर जुड़े बने हुए यौगिक हैं। तो अगर A D के साथ चला जाए और B C के साथ चला जाए तो दोनों में विस्थापन हो गया। ऊपर वाले केस में क्या हुआ था, केवल एक वस्तु का, एक पदार्थ का विस्थापन हो रहा था, लेकिन नीचे वाले केस में हम क्या देख रहे हैं, दो पदार्थों का विस्थापन हो रहा है। कौन कौन से, देखो A और B में से A चला गया D के पास, चला गया, पहले AB था अब AD बन गया। दूसरा B चला गया C के पास, तो क्या बन गया, CB बन गया, और AD बिल्कुल नई चीज़ बन गई। तो यहाँ भी तो विस्थापन हुआ, लेकिन कितना, दो पदार्थों का, तो इसको हम बुलाएंगे द्विविस्थापन। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन। ये तो आपको पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पे केवल एक पदार्थ का विस्थापन हो रहा है या दो पदार्थ का। तो जनरल कॉमन एक ही का देखने को मिलेगा तो हम सिंपली विस्थापन बोल देंगे, लेकिन अगर दो पदार्थों का देखने को मिलेगा तो आपको द्विविस्थापन ही बताना पड़ेगा। आइए आगे बात करते हैं हमारी पांचवी प्रकार की अभिक्रिया की, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर एक्चुअली दो तरह की अभिक्रियाएं इसी के अंदर चलती हैं। तो कौन सी हैं, देखिए हमारे पास क्या होता है, जनरली हम देखते हैं हर चीज़ में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये तीनों तत्व हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में बहुत कॉमन है। जनरली बहुत जगह इनको देखा जाता है। तो हम इन्हीं की रिस्पेक्ट में, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ अभिक्रियाओं पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं, कार्बन का जिक्र नहीं होने वाला, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ध्यान में रख के बात करेंगे। तो क्या होता है, कई बार जैसे मान लीजिए पदार्थ A है, पदार्थ A में कौन जुड़ा, जोड़ का निशान है O के साथ, तो O जुड़ रहा है, बन क्या गया, AO। अब ये एक ऐसी अभिक्रिया हुई जिसमें पदार्थ को ऑक्सीजन मिल गया। अगर पदार्थ को ऑक्सीजन मिलता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम बुलाते हैं उपचयन। क्या बुलाते हैं, हम बुलाते हैं उपचयन। तो अभिक्रिया अगर जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो बोलेंगे उपचयन। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं। तो दो तरीक़ों से हो सकती है, एक तो या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, दूसरा क्या, या तो हाइड्रोजन हट रहा हो। या तो ऑक्सीजन को जोड़ लो, या अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हटा दो। इन दोनों ही बातों को हम उपचयन बुलाएंगे। उपचयन, अगर दोनों में से कोई भी काम हुआ तो हम बोलेंगे ये उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। इसका ठीक उल्टा होता है अपचयन। क्या होना चाहिए, उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, तो यहाँ से ऑक्सीजन अलग होना चाहिए। यहाँ क्या था, हाइड्रोजन अलग हो रहा था, तो यहाँ हाइड्रोजन आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। देखा, ठीक उल्टा हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, अपचयन। जहाँ जुड़ रहा था ऑक्सीजन वो है उपचयन, जहाँ हट रहा है ऑक्सीजन वो है अपचयन। कैसे याद रखेंगे, ऐसे कर सकते हैं आप। देखो उपचयन, अगर मैं ये उपचयन इंग्लिश में लिखने बैठूँ तो उपचयन इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे तो यूपी से लिख सकते थे हम उपचयन, लेकिन हमको कुछ ट्रिक चाहिए इसको याद करने के लिए, तो आप ऐसे याद कर लीजिए उपचयन। तो जहाँ ओ है शुरुआत में, मतलब वो ओ ला रहा है, तो ओ जुड़ा तो उपचयन, ओ हटा तो अपचयन। साथ ही ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर ओ जुड़ता है किसी अभिक्रिया में तो वो उपचयन है। तो दो काम होते हैं उपचयन में, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा। तो दूसरी चीज़ अपने आप याद रहनी चाहिए,
कि अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, या हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन हटेगा। दोनों चीज़ें एक ही अभिक्रिया में दोनों चीज़ें नहीं जुड़ती, एक हटता है तो दूसरा निकलता है। मैं ये नहीं कह रही कि दोनों काम साथ साथ होते हैं, मैं कह रही हूँ ऑप्शनल होता है, या तो ऊपर वाला हो सकता है या नीचे वाला हो सकता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन जुड़ने वाली अभिक्रिया है तो वो अपचयन है। और याद करने के लिए कि अपचयन में और क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन निकल सकता है। ऑक्सीजन निकलेगा तो भी अपचयन कहा जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो भी अपचयन कहा जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन कहा जाएगा, या फिर हाइड्रोजन हटेगा तो भी उपचयन कहा जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जैसे कि अभी हमने बात करी थी कहाँ पर, ये सबसे पहला प्रकार है हमारी अभिक्रियाओं का। अच्छा, एक चीज़ तो रह ही गया, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हुआ। अब देखिए बेटा, रेडॉक्स डिस्कस करना रह गया हमारा। ये जो उपचयन है इसी को इंग्लिश में हम बुलाते हैं ऑक्सीडेशन। अब आपको समझ आ गया होगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन जुड़ता है तो हम कहते हैं वस्तु रिड्यूस हो रही है, अपचयन हो रहा है उसका, या ऑक्सीजन वहाँ से हट रही है। ठीक बेटा, तो ऑक्सीजन कहीं जुड़ रही है तो हम बोलते हैं ना ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडाइज होना यानी कि ऑक्सीडेशन होना। तो इन्हीं दो शब्दों को पकड़ो। कहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो RED रेड, यहाँ से पकड़ो OX ऑक्स। जोड़ दे तो क्या बन गया, रेडॉक्स। ये बन गया आपका रेडॉक्स। यही तो लिखा है हिंदी में भी, रेडॉक्स। तो क्या होता है रेडॉक्स, ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पर हमको उपचयन और अपचयन साथ में होते हुए नज़र आते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं बुलाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये मैं जो बोल रही थी कि मेनली 5 तरह की अभिक्रियाएं हैं, तो ये जो उपचयन और जो अपचयन अभिक्रियाएं हैं ये साथ साथ ही चलती हैं। अक्सर हर अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों ही होते हैं। कोई अभिक्रिया ऐसी नहीं होती जहाँ पे केवल उपचयन हो रहा हो या केवल अपचयन हो रहा हो। हर अभिक्रिया में दोनों ही काम साथ साथ होते हैं और हर अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। चलिए आगे देखिए, संयोजन अभिक्रिया को और जाने क्या था। संयोजन यानी कि जुड़ रहे हैं। कौन जुड़ रहे हैं, दो पदार्थ जुड़ के एक नया पदार्थ बना रहे हैं, यानी यौगिक बना रहे हैं। तो यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑब्वियसली अभिक्रिया है, ये रासायनिक ही है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है केवल 2 ही पदार्थ मिलेंगे, जैसा भी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था A+B दे रहा है AB। ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हों, 3-4 भी हो सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे C+O2 दोनों जुड़े, क्या बना दिया CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस है ये। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में मिले, क्या बन गया हमारा, जल। H2 इस जल, जल बन गया। तो क्या देख रहे हो आप, संयोजन हो रहा है, चीज़ें जुड़ रही हैं, जुड़ के एक बन गया। 2 सामान लिया था, दोनों का बन गया एक। जैसे आप आटा गूंथते होंगे, अगर ये मम्मी को देखा होगा आपने आटा गूंथते हुए, हम क्या लेते हैं, फ्लोर लेते हैं, आटा सूखा आटा लेते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं। ये पानी रखा है आपने, इसमें पानी मिलाया, और जब आप इसको गूंथ लेते हो तो सिंगल एक गूंदा हुआ आटा बन जाता है। तो दोनों पहले 2 अलग अलग चीज़ थी, अब क्या हो गया, एक ही तो हो गया। अब आप इसमें से पानी और आटा अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो अब ये एक ही नया पदार्थ बन गया है। या अगर इसकी भाषा में बात करूँ, मैं साइंस की भाषा में बात करूँ, अभिक्रियाओं की भाषा में बात करूँ, तो ये एक यौगिक बन गया है। तो इसी तरह से यौगिक क्या है, 2 पदार्थों से मिलकर बनने वाला कुछ नया पदार्थ है। और वो दोनों हमारे जो अभिकारक थे या अभिकर्मक थे उनसे बिल्कुल अलग होता है। ना तो ये कार्बन जैसा है, ना ही ऑक्सीजन जैसा है, कुछ नया ही बन गया। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी तरह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिल रहे थे, मिलकर क्या बना दिया, जल। जल बन गया जो कि लिक्विड होता है। अगला देखिए, तीसरा हमको क्या उदाहरण दिया, देखिए कोयले का जलना। कोयला यानी कार्बन। कोई भी चीज़
जो लिविंग्स हैं, जीवों से मिलते हैं, उनमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो अगर कोई जीव का भाग जल रहा है, जैसे कोयला भी तो किसी समय पे जीव ही था, तो जीव का भाग जलता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहाँ ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो हमारा पहला उदाहरण हो गया कोयले का जलना। दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनना। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से पौधों द्वारा खाना बनना। अब ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली इक्वेशन और ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल H2O, दो चीज़ें हो गई और दोनों ही यौगिक हैं। ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है। ये दोनों यौगिक जब मिलेंगे तो पौधों में खाना बनाएंगे, और पौधों में खाना क्या होता है? ग्लूकोज। फॉर्मूला C6H12O6। ये बन गया आपका नया पदार्थ, जिसको हम बुलाते हैं ग्लूकोज। देख सकते हैं आप, ये भी एक यौगिक है। दो यौगिक से मिलकर एक तीसरा यौगिक बन गया। तो हमको ये नहीं देखना कि क्या यौगिक था पहले या पदार्थ था, तत्व था, ये नहीं देखना। आप केवल ये देखेंगे कि क्या ये अभिक्रिया दो चीज़ों के जुड़ने से एक पदार्थ बना रही है, या एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ दे रहा है, चीज़ें अपना स्थान बदल रही हैं, वगैरह वगैरह। आप केवल ये बात देखेंगे, ये ध्यान नहीं देना है कि क्या पहले यौगिक था या तत्व था। ये ध्यान देने की बात नहीं है अभिक्रियाओं की पहचान करने में। तो जब भी आपको अभिक्रियाओं की पहचान करनी होगी, आप केवल क्या देखेंगे? जो कि आपको यहाँ दिखाया गया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि पहचान ये कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, कौन वियोजन, इसको विखंडन अभिक्रिया भी बुला सकते हैं हम, कौन वियोजन अभिक्रिया है। तो जहाँ आप देखेंगे कि दो चीज़ें जुड़ रही हैं और एक तीसरा पदार्थ बना दिया, तो जुड़ के बनाया, साथ में कुछ और नहीं निकला, दोनों से मिलकर एक ही बना है, यानी कि सब मिल गया, एक बन गया, तो जुड़ गया सब, यानी कि संयोजन हो गया। यहाँ क्या था? सब जो एक ही था, एक ही सामान टूट के दो तीन बना देगा, तो एक ही से निकले ना, यानी कि वियोजन हुआ। यहाँ क्या देखा हमने? विस्थापन में जगह बदल रही है। द्विविस्थापन में हमने क्या देखा? दो पदार्थ आपस में जगह बदल रहे हैं। इसी तरह रिडॉक्स में क्या देखेंगे? ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन हट रही है, या हाइड्रोजन जुड़ रही है और ऑक्सीजन जुड़ रही है। उसके आधार पर आप इनको उपचयन या अपचयन बता सकते हैं। चलिए, चौथा एग्जाम्पल जो हमको यहाँ पर दिया गया है वो है हमारे पास, वायु और नमी के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगना। वायु यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, लोहा यानी कि हम बात कर रहे हैं आयरन, Fe, जंग लग जाएगा। अच्छा, प्लस हमारे पास जल भी तो होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं जंग के लिए। इन तीनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो जंग नहीं लगेगा। मान लीजिए लोहा ही नहीं है तो किस पे जंग लगेगा? या ऑक्सीजन नहीं है तो वायु की आवश्यकता भी भरपूर होनी चाहिए। यहाँ पानी ही नहीं है तो भी जंग नहीं लगेगा। तीनों में से अगर एक चीज़ भी मिसिंग है तो जंग नहीं लगेगा। तो अच्छा ठीक है, मान लीजिए तीनों चीज़ें उपस्थित हैं तो क्या होगा? तो हमारा जंग बन जाएगा Fe2O3 पैरिक ऑक्साइड। यहाँ पे पॉइंट के बाद हम लिखते हैं H2O। इसका मतलब है जल के कण भी इसमें मिले हुए हैं। Fe2O3 पैरिक ऑक्साइड। अब ये देखिए, आयरन केवल Fe था, अब Fe नहीं है, Fe2O3 बन गया। क्या दोनों सेम हैं? बिल्कुल नहीं, वो लोहा था, ये जंग है, तो दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जंग का लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। आगे हम आते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं पर। क्या होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं? बेटा जैसा नाम में समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे एक शब्द जो है ऊष्माक्षेपी, यानी वहाँ जहाँ ऊष्मा की उत्पत्ति होगी, ऊष्मा बनेगी, यानी अभिक्रिया होते समय ऊष्मा की उत्पत्ति होगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी, जैसे आप समझ सकते हैं जब हम घर में गैस पर काम करते हैं, खाना बनाते हैं चूल्हे पर, तो जब गैस जल रही होती है तो वहाँ आसपास गर्मी रहती है। आपकी मम्मी जब किचन में काम करती हैं तो वो बोलती होंगी किचन में बहुत गर्मी लग रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ गैस जल रही है। जो हमारे सिलेंडर में गैस थी वो गैस जल रही होती है। तो जब चीज़ें जल रही होती हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये भी एक अभिक्रिया है। और ऐसी अभिक्रिया जहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही होती है, जहाँ ऊष्मा
बन रही है, इसका मतलब हुआ ये जो मैंने निशान लगाया एरो, इसको ऊपर उठाने का मतलब है कि इसकी उत्पत्ति हो रही है, ये बन रही है। तो ऊष्मा अगर बन रही है तो हम ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। चलिए और जानते हैं इसके बारे में। तो जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी कि तापमान बढ़ जाता है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का जलना। अच्छा, प्राकृतिक गैस क्या होती है? मीथेन, CH4 को हम प्राकृतिक गैस बुलाते हैं। और श्वसन यानी कि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेना जो श्वसन की प्रक्रिया है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। कैसे, आइए जानते हैं। तो पहले हमने देख लिया मीथेन का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना। जब प्राकृतिक गैस जलती है, कोई भी चीज़ जलेगी तो किसके साथ जलेगी? ऑक्सीजन के साथ ही जलेगी, और कुछ नहीं चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। कहीं आग जल रही है मान लीजिए, और अब आप वहाँ ऑक्सीजन को ना पहुँचने दें उस आग में, तो आग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आग बुझ जाएगी। तो यदि हम चाहते हैं कि आग जलती रहे तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन प्रदान करते रहना पड़ेगा। तो ये मीथेन साथ में दे रहे हैं हम ऑक्सीजन, तो क्या होगा? जलेगा तो देखो टूटेगा, C और O CO2 बना देगा, H और यहाँ से O H2O बना देगा। साथ में CO2 और H2O तो बना ही बना, और क्या बना? ऊष्मा भी बनी, यानी कि गर्मी। ऊष्मा बनी, गर्मी, तपन वहाँ पे हुई, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। अगला देखिए, ये क्या है? ग्लूकोज। जो भी अभी हमने खाना बनाया था पौधों में प्रकाश संश्लेषण में, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आके टूटेगी। देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है दोनों ही अभिक्रियाओं में, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? सोच के बताइए किस तरह की है? उपचयन है या अपचयन है? उपचयन है कि अपचयन है? ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऊ से बताया था मैंने आपको, ये उपचयन है। तो जुड़ के क्या बन जाएगा? यहाँ से टूटेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, साथ ही ऊष्मा का भी निर्माण हुआ। श्वसन के दौरान ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है, तो ऊष्मा का निर्माण हुआ तो हम इसको क्या बुलाएंगे? हम बुलाएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे बात करते हैं। आपने सुना होगा कि बुझे हुए चूने के घोल को घरों की दीवारों और छत पर लगाया जाता है। क्या होता है बुझा हुआ चूना? ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपको याद करना है। बुझा हुआ चूना बिल्कुल ये तो बिना बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ ये तो CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या करते हैं, ये वाला चूना लेते हैं बिना बुझा हुआ, इसमें मिलाते हैं पानी, जल। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो बहुत गर्मी उत्पन्न होती है। ये वो होता है जब बेटा घर पे वाइट वॉश होता है ना, पुताई कहते हैं आई थिंक, घर पे जब सफ़ेदी कराई जाती है, तो ये वही है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाया जाता है, आपने देखा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना साथ में, और इसको क्विक लाइम भी इसी को बुलाते हैं। आपको ये भी याद करना पड़ेगा, इसको हम क्विक लाइम बुलाते हैं, इसको याद कर लेना। इनके नाम के साथ फॉर्मूला पूछा जाता है कि इसका पदार्थ का फॉर्मूला बताएं, या फिर फॉर्मूला बता देंगे तो कहेंगे आपसे इनका नाम बताएं। तो बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना दोनों का नाम और फॉर्मूला पता होना आपको चाहिए, इसको याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से। तो बिना बुझा हुआ CaO, बुझा हुआ CaOH होल ट्वाइस, इसको बुलाते हैं होल ट्वाइस। पूरे पे है ना, पूरे मतलब होल, WHOLE वाला होल बोल रही हूँ, होल दो के लिए ट्वाइस, होल ट्वाइस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं बिना बुझा हुआ, उसको जल में मिलाते हैं एक बाल्टी के अंदर लेके, तो वो बहुत गर्म हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है यहाँ पे बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। अब ये जो जो बुझा हुआ चूना है यानी कि CaOH होल ट्वाइस, हमने जो दीवारों पे लगाया होता है, शुरू में जो वाइट वॉश होता है हमारा, सफ़ेदी होती है, बहुत शाइन करती है ना, चमकती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो CaOH होल ट्वाइस है हमारा बुझा हुआ चूना, आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बुलाओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी याद कर लेना। कैल्शियम देखो, Ca हमारा कैल्शियम है और OH को बुलाते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो H, O और H है, O और H,
H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, तो हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, इसका नाम बहुत आसान है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस हो गया फॉर्मूला। और कॉमन नेम, ये हम कॉमन नेम बुलाते हैं इनको, जनरली कॉमनली इस नाम से बुलाया जाता है। तो जब हमारा बुझा हुआ जो चूना है, जिससे वाइट वॉश हम कर चुके हैं, जब वो हमारी दीवारों पे चढ़ चुका है, बहुत चमक रहा होता है, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद जो सफ़ेदी है वो डल पड़ जाती है, इतनी चमक नहीं रह जाती उसमें। क्यों? क्योंकि हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उसके साथ मिल जाती है, अभिक्रिया कर लेती है और क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए वापस से ये कैल्शियम है, और जो हमारा CO3 होता है, CO3 को बुलाते हैं कार्बोनेट। तो कार्बोनेट बना लिया साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट इतना चमकदार नहीं होता है, साथ में जल भी बनता है। तो इसकी वजह से जो हमारा सफ़ेदी है उसकी जो शाइन है वो कम पड़ जाती है। आइए एक बार टेक्स्ट को भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमने क्या करा, 2-3 दिनों के बाद दीवारें चमकने लगती हैं। बुझा हुआ चूना जब बुझा हुआ चूना जब वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से दीवारों पर चमक आ जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा ज़्यादा चमकता है, कैल्शियम कार्बोनेट की चमक ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, तो इसको मैंने उल्टा बोल दिया था, आप इसको करेक्ट कर लेंगे कि शुरू में इतना चमक नहीं होती, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो ज़्यादा चमकने लगता है 2-3 दिन के बाद। 2-3 दिन के बाद इसमें शाइन बढ़ जाती है। तो वो जो शाइन बढ़ी है वो कार्बोनेट की वजह से है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब हाइड्रोक्साइड नहीं रहा, वो पहले डल था, उसमें कुछ मात्रा हाइड्रोक्साइड की थी, अब हाइड्रोक्साइड हट गया है, जल बन के अलग निकल लिया, क्या रह गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट चमकदार होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से चमकती है हमारी सफ़ेदी। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगी। देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमको, बिना बुझा हुआ और बुझा हुआ चूना किस तरह को आइडेंटिफाई करना है, अपने पता लगाना है। क्विकलाइम नाम आ गया, और दूसरा जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको स्लेक्लाइम भी बुलाते हैं। तो यहाँ से आपको दोनों को ढूंढना है, पहचान करनी है। तो ये हमारा क्विकलाइम पूछा है पहले, तो CaO हमारा क्विकलाइम है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्लाइम होता है। तो ये रहा, तो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, यहाँ मिल रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। सफ़ेदी के बाद दीवारों की चमक का कारण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इनमें से जो भी क्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है, ऊष्मा नहीं बनती, कहाँ, श्वसन में तो बनती है, मोमबत्ती जलती तो भी बनती है, तो कहाँ नहीं, लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोएंगे तो नहीं बनेगी ऊष्मा, यानी कि ये करेक्ट आंसर है। वो पूछ रहे हैं कहाँ कौन ऊष्माक्षेपी नहीं है, उनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। संयोजन नहीं हो रहा, ये आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ तो 2 जोड़ के 1 बना रहा है, पहले वाले में भी 2 जोड़ के 1 बना रहा है, दूसरे वाले में देखिए 2 थे, 2 ही बने थे, रिप्लेस हो गया, जगह बदल गई है, यानी कि विस्थापन हुआ है। तो ये तो हो गई विस्थापन अभिक्रिया। तो पहला और तीसरा आपका उदाहरण है संयोजन का, और दूसरा वाले में संयोजन नहीं हो रहा बल्कि विस्थापन हो रहा है, वो भी द्वितीय विस्थापन। ठीक, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड वाली बात को ध्यान रखना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चमकता नहीं है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो कार्बोनेट बना लेता है जो चमकदार होता है, और उसी की वजह से हमारी सफ़ेदी चमकती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने क्लास के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।